नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में कोऑर्डिनेट्स जो है उसका पार्ट नंबर 29 यानी 29वां पार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि जो अपने लेक्चर नंबर 29 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिएगा स्टूडेंट, हमने जो 28वीं क्लास जो अपनी थी कोऑर्डिनेटा की, उसके अंदर अपने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज। एवीज का जो क्लासिफिकेशन है उसकी हम बातें कर रहे थे। तो एवीज का जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए आपको बताया था कि एवीज जो है उनको दो सब क्लास में बांटा गया है, आर्की ऑर्निथिज और नियो ऑर्निथिज के अंदर। आर्की ऑर्निथिज के अंदर अपने बात की थी कि जो आदिम काल के पक्षी थे जो अभी लुप्त भी हो चुके हैं उनको हमने इसके अंदर रखा है, जबकि नियो नॉर्थिज के अंदर जो है उसके अंदर जो अपने वर्तमान समय के जो पक्षी हैं, जो विकसित प्रकार के पक्षी हैं, उनको हमने रखा था। ये बात अपने उसमें की थी। और साथ में आपको बताया था कि जो पक्षियां हैं उनकी लगभग 9000 जातियां अभी तक ज्ञात की जा चुकी है या मतलब देखी जा चुकी है। और वेटमोर ने बताया था कि जो पक्षी हैं उनके लगभग 34 ऑर्डर हैं, जिसमें से 27 ऑर्डर अभी क्या है जीवित हैं और 7 जो हैं वो अभी लुप्त हो चुके हैं। और 7 जो लुप्त हैं उनमें से 2 अभी कुछ वर्षों पूर्व ही क्या है लुप्त हुए हैं। तो वेटमोर ने ये बात बताई थी कि टोटल ऑर्डर जो हैं वो कितने हैं, टोटल 34 हैं, और उसमें से जो है अपने को 27 जो हैं वो क्या हो चुके हैं जीवित हैं, और 7 जो हैं वो क्या लुप्त। लुप्त में से भी 2 क्या है वर्तमान यूँ कहते हैं कि जो कुछ सालों पहले ही क्या हुए लुप्त हुए हैं। तो उसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो अपने पक्षी हैं उनको 2 जो है अपने सब क्लास में बांट सकते हैं, आर्की ऑर्निथिज और नियो ऑर्निथिज। तो आर्की ऑर्निथिज जो है उसके अंदर अपने एक एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं जो आपने इवोल्यूशन के अंदर पढ़ा है, जैव विकास के अंदर पढ़ा है, आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आर्कियोप्टेरिक्स के को एक हम योजक कड़ी भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है रेप्टाइल और एवीज दोनों के ही करैक्टर पाए जाते हैं। तो इस कारण उसको हमने क्या किस में रखा है, आर्कियोप्टेरिक्स को योजक कड़ी के अंदर रखा गया। इससे हमें पता भी लगता है कि रेप्टाइल से ही एवीज का डेवलपमेंट या विकास हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो नियो ऑर्निथिज है, नियो ऑर्निथिज को नए वर्ल्ड के न्यू जो अपना वर्तमान समय उनके पक्षी उसको को रखा गया इसमें, और इसको 4 सुपर ऑर्डर में बांटा है। ओडेंटोग्नेथी, पैलियोग्नेथी या जिसको रेटिटी भी कहते हैं, और इम्पेनी, और चौथा कौन सा है नियोग्नेथी या कैरिनेटी के अंदर 4 ये क्या है इसके सुपर ऑर्डर हैं। तो आज जो स्टूडेंट्स अपने करने जा रहे हैं वो सबसे पहले अपने देखेंगे ऑर्कियोर्निथिज जो है उसके करैक्टर्स क्या हैं, नियो ऑर्निथिज हैं उनके करैक्टर्स क्या हैं, उनके अपने मेन करैक्टर देखेंगे। उसके बाद जो सुपर ऑर्डर हैं उनके हम करैक्टर देखेंगे। सुपर ऑर्डर के अंदर अपने ओडेंटोग्नेथी के देखेंगे, पैलियोग्नेथी या रेटिटी जिसको कहा जाता है उसके देखेंगे, इम्पेनी के देखेंगे, और साथ में कैरिनेटी। इन 4 ऑर्डर के अपने जो हैं सुपर ऑर्डर के करैक्टर देखेंगे। और उसके आगे का जो डिवाइडेशन है वो मैंने चार्ट के द्वारा आपको बता दिया था विद एग्जाम्पल, जो जिसको अपने आगे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल अपने सुपर ऑर्डर तक का इसका करैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो अपना है आर्कियोर्निथिज। तो आर्कियोर्निथिज की यदि हम बात करें तो आर्कियोर्निथिज जो जंतु है ये मैंने बताया था मेसोजोइक और जुरासिक काल के अंदर क्या हो चुके थे, लुप्त हो चुके हैं ये जातियाँ। तो लगभग 1550 लाख वर्ष पूर्व विद्यमान थी। पहला जो अपनी सब क्लास है कौन सी है, आर्कियोर्निथिज। तो पहला बात तो ये मेसोजोइक और वह जुरासिक काल में लुप्त हो चुके थे, जुरासिक काल में लुप्त हो चुके थे। लगभग 1550 वर्ष पूर्व जीवित थे, लगभग 1550 वर्ष पूर्व जीवित थे। पहली बात उनकी ये है। तो मेसोजोइक और जुरासिक काल के अंदर ये क्या थे, जीवित थे, और 1550 जो है लाख वर्ष पूर्व क्या थे, ये लाख वर्ष पूर्व क्या थे, ये जीवित थे। कुछ किताबों में करोड़ वर्ष पूर्व भी दिया हुआ है, तो उसको 15.5 करोड़ पर पढ़ सकते हैं, अपने को दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने 1550 लाख वर्ष पूर्व इसको लिख दिया, वो एक ही बात है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसके अंदर जो है
सरीसृपों के अनेक लक्षण पाए जाते थे। इनमें सरीसृपों के अनेक लक्षण उपस्थित थे। अनेक लक्षण उपस्थित थे, जैसे मुंह के अंदर दांत, चोंच में दांत उपस्थित थे। उसके अलावा थोड़ा यूँ कह सकते हैं रैंक करके चलते थे। उसके अलावा ये जो है इनमें जो पंख थे वो प्रिमिटिव टाइप के थे, वो उड़ने की क्षमता इनमें क्या थी, कम थी। पंख आद्य प्रकार के, आद्य मतलब प्रिमिटिव, यानी जो ज़्यादा विकसित नहीं हो, वह उड़ने की क्षमता कम थी, उड़ने की क्षमता कम थी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पक्षी थे जो कि रेप्टाइल्स के जस्ट बाद में विकसित हुए, तो इसलिए इनके अंदर पंख मौजूद तो थे, परंतु प्रिमिटिव यानी आद्य प्रकार के थे, यानी कम विकसित थे, जिससे इनमें उड़ने की क्षमता क्या थी, कम थी। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनके जो है पूंछ लंबी थी और सूंड के आकार की थी। पूंछ लंबी, छिपकली की तरह लिख सकते हैं अपने, छिपकली की तरह थी। तो पूंछ जो थी वो लंबी थी, छिपकली की तरह थी, जो अपने रेप्टाइल्स का एक लक्षण है। उसके अलावा पूंछ जो पीछे है उनकी दो पार्श्व पंक्तियां मौजूद थी, तथा पूंछ पिछों की दो पार्श्व पंक्तियां उपस्थित थी। पार्श्व पंक्तियां उपस्थित थी किस पर? पूंछ पर। पूंछ पिछ जो होते हैं वो पाए जाते थे, और कितनी पंक्तियों में थे? दो पंक्तियों में थे, और दोनों ही पूंछ के पार्श्व साइड के अंदर मौजूद थे। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनके जो प्रत्येक हाथ था उसके अंदर 3 स्वतंत्र और नखयुक्त उंगलियां थी। प्रत्येक हाथ में 3 स्वतंत्र और नखर मतलब नाखून युक्त, नखर युक्त उंगलियां थी, उंगलियां थी। ये इनकी क्या थी? हाथों की और उंगलियों की क्या थी? विशेषता थी। उसके अलावा जो दांत थे इनके, ये गर्तदंती और समदंती प्रकार के थे। जब दोनों जबड़ों में गर्तदंती व समदंती प्रकार के दांत उपस्थित थे। अब समदंती मतलब क्या होता है आपको पता ही, उनसे आकाराकृति में सारे क्या थे? समान थे, और कार्य में भी क्या थे? समान थे। और गर्तदंती यानी मसूड़े और हड्डियों के बने गड्ढे के अंदर क्या रहते थे? स्थित रहते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? समदंती और गर्तदंती थे। उसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अंदर जो पूंछ थी, पूंछ के अंदर 1820 जो थी वो वर्टिब्री मौजूद थी। पूंछ में 1820 कशेरुकाएं उपस्थित, परंतु पाइगोस्टाइल अनुपस्थित थी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि पाइगोस्टाइल पक्षियों में उपस्थित होती है, आपको ध्यान होना चाहिए, परंतु ये आदिम प्रकार के पक्षी थे, इसलिए इनके अंदर देखो पूंछ में कशेरुकाएं तो 1820 थी, 18 से कितनी थी? 20 थी, परंतु पाइगोस्टाइल क्या थी? इनमें अनुपस्थित थी। और पाइगोस्टाइल क्या, ये मैंने बताया था कि जो कशेरुकाएं होती हैं पूंछ वाली, वो क्या आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करती हैं, उनको क्या कहते हैं? पाइगोस्टाइल कहते हैं। और पाइगोस्टाइल में बताया था ये उड़ने में जो मसल्स उनको सहारा प्रदान करती है, पूंछ को भी क्या करती है? सपोर्ट प्रदान करती है। तो इनके अंदर क्या थी? पाइगोस्टाइल एब्सेंट थी। उसके अलावा जो स्टर्नम थी उसके अंदर कील या नोतल एब्सेंट थी। अगला कैरेक्टर जो है, स्टर्नम में कील एब्सेंट थी। ये आपको पता है थोरेसिक भाग के अंदर पाई जाती है। थोरेसिक भाग के अंदर जो स्टर्नम होती है वो आगे की ओर यूँ कह सकते हैं कि वी शेप में बाहर की ओर निकली रहती है, जिसको नोतल या कील कहते हैं। वो इसके अंदर क्या थी? एब्सेंट थी। ये भी क्या उड़ने में सहायक होती है। उसके अलावा अग्र पाँव में जो कार्पल और मेटाकार्पल अस्थियां वो क्या थी? स्वतंत्र थी। अग्र पाँव में कार्पल व मेटाकार्पल अस्थियां स्वतंत्र थी। अब देखो, हालांकि पक्षियों में हमने पढ़ा ये दोनों ही क्या थी? स्वतंत्र नहीं थी, आपस में क्या जुड़ी हुई थी। उसके अलावा यदि हम बात करें, सेरेबेलम जो था इनका क्या था?
छोटा था, यानी जो अनुमस्तिष्क था वो क्या था, इनमें छोटा था। ये 10 करैक्टर थे मैंने इसके। सेरिबेलम छोटा था, और एग्जाम्पल मैंने बताया था इसका कौन सा, आर्कियोप्टेरिक्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये सारे के सारे जो करैक्टर हैं, 10 के 10 करैक्टर, ये किसके अंदर पाए जाते थे, सब क्लास आर्कियोऑर्निथिज के अंदर। तो आर्कियोऑर्निथिज जो है आदिम प्रकार के थे, जिनके अंदर रेप्टाइल, और ये अपने करैक्टर्स का लिख सकते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स के जो सदस्य थे, ये सारे के सारे क्या थे, योजक कड़ी थे, यानी योजक कड़ी के रूप में भी, ये भी लिख सकते हैं, रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि रेप्टाइल व एविज के बीच की योजक कड़ी हैं। क्योंकि इनके अंदर रेप्टाइल और एविज के दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं, रेप्टाइल और एविज के, तो जिससे हमें एवोल्यूशन को समझने में सहायता मिलती है कि वास्तव में रेप्टाइल से किसका विकास हुआ है, एविज का विकास हुआ है। अब अपनी जो सेकंड सब क्लास है, ये जो सेकंड सब क्लास है, ये है नियोऑर्निथिज। कौन सी है, नियोऑर्निथिज। तो अपने सेकंड सब क्लास की बात करने जा रहे हैं हम, नियोऑर्निथिज। तो नियोऑर्निथिज की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये अपने वर्तमान जो समय है उनमें जीवित हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान समय के पक्षियों को किसमें रखा गया है, नियोऑर्निथिज में लिखा गया है। जितने भी पक्षी हमें चारों ओर दिखाई देते हैं, चाहे कबूतर है, मोर है, चाहे अपना कह सकते हैं कि ये चिड़िया है, कौवा है, चील है, वल्चर है, सारे के सारे किस्में आते हैं नियोऑर्निथिज के अंदर। तो नियोऑर्निथिज का मतलब ये होता है, पहला जो इसका पॉइंट है, ये सारे आधुनिक पक्षी हैं। नियो का मतलब ये होता है, नियो का मतलब होता है न्यू या नए, ऑर्निथिज का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि स्वरूप या रूप का मतलब होता है, रूप का मतलब यहाँ पक्षियों से है। ये सारे नए पक्षी हैं। नए का मतलब क्या होता है, वर्तमान है, आधुनिक है, यानी आधुनिक पक्षी हैं, यूँ कह सकते हैं इसको, आधुनिक पक्षी है। ये इनकी क्या पहली विशेषता होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इनके अंदर जो है ये पक्षी जो हैं सभी पंख हैं जिनके भली भांति विकसित होते हैं, उड़ान के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं, ये अपने को पता ही है। ये विकसित होते हैं तथा पंख भी विकसित व उड़ान में सहायक होते हैं, अब आपको पता ही है, चाहे कबूतर है, पेसर डोमेस्टिकस है, चाहे मोर है, सब में हम देखते हैं कि जो ये कह सकते हैं कि पंख हैं वो विकसित होते हैं, उड़ान में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उनकी जो मसल्स होती हैं उड़ने वाली, वो भी अधिक विकसित होती है। उसके अलावा यदि हम नेक्स्ट इसका देखें तो इसके जो पूंछ छोटी होती है या हरासित होती है, और पूंछ पीछे जो है व्यवस्थित होते हैं, पूंछ छोटी या हरासित व पूंछ पीछे उपस्थित होते हैं। तो जो पूंछ होती है इनकी, ये आपने देखा ही अपने आसपास जितने पक्षी पाए जाते हैं इनकी छोटी होती है, और कुछ के अंदर क्या हो सकती है, हरासित का मतलब रिड्यूस, यानी बहुत छोटी सी नाममात्र की होती है, और पूंछ जिनको रेक्ट्राइस भी कहते हैं, वो भी उसमें क्या होते हैं, उपस्थित या व्यवस्थित होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनके पंख जो हैं ये संयुक्त हो सकते हैं या नखरविहीन, और क्या हो सकते हैं, हस्तांगुलियों सहित निर्मित हो सकते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें इनके दांत जो हैं, दांतों की यदि हम बात करें तो दांत जो है इनके अंदर नहीं पाए जाते, परंतु कुछ जो जीवाश्म पक्षी हैं उनके अंदर क्या ये पाए जाते हैं, दंत विहीन होते हैं, परंतु कुछ जीवाश्मीय पक्षियों में उपस्थित होते हैं।
अब इनके अंदर आपको पता होना चाहिए, तो दांत का काम कौन करता है? इनके अंदर की जाड़ या पेशनी पाई जाती है, जो भोजन को पीसने का काम करती है, जो कि पाचन तंत्र का भाग होती है। जो अपने कबूतर पढ़ेंगे वहाँ पर पूरा डिटेल में आएगी पेशनी कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या काम है। तो वैसे बताया तो दंतविहीन होते हैं, इसलिए इनके अंदर पेशनी पाई जाती है, जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, जो पूछ कशेरुकाएँ होती है वो क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं कुछ, और शेष जो बची हुई हैं वो पाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। कुछ पूछ कशेरुकाएँ स्वतंत्र, कशेरुकाएँ स्वतंत्र व अंतिम कशेरुकाएँ मिलकर, अंतिम कशेरुकाएँ मिलकर पाइगोस्टाइल का निर्माण करती है, पाइगोस्टाइल का निर्माण करती है। अब पाइगोस्टाइल पक्षियों में पाई जाती है, जो आपको बताया था मैंने एक दिन मोबाइल से, आपको नेट से डायग्राम दिखाया भी था, उसका चित्र दिखाया भी था कि पाइगोस्टाइल क्या होती है, कैसे होती है। उसके अलावा बताएं, बात करें स्टर्नम या उरोस्थी पाई जाती है, जो कील युक्त होती है, कील रहित या कील युक्त होती है। स्टर्नम उपस्थित व कील या नोतल युक्त होती है। ये आपको मैंने डायग्राम से बताया था, जब पक्षियों के हमने करैक्टर पढ़े थे, एविस के करैक्टर पढ़े थे, तो हमने बताया था वहाँ पर कील या नोतल क्या होती है। तो कोई नई बात अपने नहीं पढ़ रहे हैं, ये इसके वक्षीय भाग के अंदर पाई जाती है, जो कि उड़ने में क्या होती है? सहायक होती है। उसके अलावा हम बात करें कि कार्पल्स मेटाकार्पल्स के साथ संयुक्त होकर कार्पो मेटाकार्पल्स बनाती है, ये बात आपको बताया था, जबकि वहाँ हमने देखा नहीं जुड़ी होती है। कार्पल्स दूरस्थ लिखते हैं, दूरस्थ कार्पल्स, थोड़ा सा ये वैसे पक्षियों के उसमें करैक्टर में मैंने बताया था, दूरस्थ कार्पल्स मेटा कार्पल्स के साथ मिलकर कार्पो मेटा कार्पल का निर्माण करती है, कार्पो मेटा कार्पल का निर्माण करती है। ये बात बताई थी, जबकि जो हमारे आदिम प्रकार के पक्षी उनके अंदर ये बात लागू नहीं होती, उनके अंदर कार्पल और मेटाकार्पल क्या होती है? अलग अलग होती है। वैसे ही हमने जब एविज के करैक्टर पढ़े थे, तो मैंने भी तो डायग्राम भी आपको बताया था कि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स कैसे उसमें जुड़ करके कार्पल मेटाकार्पल का निर्माण करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, उनके अंदर उदरीय पंसलियाँ जो होती हैं वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। उदरीय जो पंसलियाँ वो क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। उदरीय पंसलियाँ एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। और इनका अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो ये विशेषता किसकी होती है? नियोर्निथिस की होती है। और नियोर्निथिस जो है, इन पक्षियों को क्या है कि अपने आधुनिक काल कहते हैं, जितने भी पक्षी अपने आसपास दिखाई देते हैं सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? नियोर्निथिस के अंदर आते हैं। अब नियोर्निथिस जो है, इसको 4 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है। नियोर्निथिस को कितने सुपर ऑर्डर में बांटा गया है? 4 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है। और जो 4 सुपर ऑर्डर हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ओडेंटोग्नेथी, रेटिटी, इम्पेनी और कैरिनेटी, ये चारों क्या हैं? सुपर ऑर्डर जो किसके अंदर आते हैं? नियोर्निथिस के अंदर आते हैं। और इन चारों सुपर ऑर्डर को आगे फिर ऑर्डर्स के अंदर बांटा गया। और जो ऑर्डर की संख्या है वो लगभग 27 ऑर्डर हैं, जो कि वाटमेर के अनुसार अपने बात की थी कि वाटमेर ने 27 ऑर्डर जीवित होते हैं, जिसमें से वो सारे 27 ऑर्डर हैं किसके अंदर आते हैं? 4 सुपर ऑर्डर के अंदर आते हैं, जो अपने बात करेंगे। और 4 सुपर ऑर्डर के अंदर भी मुख्य जो कौन से सुपर ऑर्डर हैं, इसमें अपना ओडेंटो जो ग्नेथी है उसके अंदर भी 2 ऑर्डर आते हैं, रेटिटी के अंदर 7 आते हैं, और जो कैरिनेटी है उसके अंदर कितने आते हैं? 20 ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। तो उनको अपने पढ़ चुके हैं, उनके एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब अपने केवल यहाँ पर करैक्टर देखेंगे 4 सुपर ऑर्डर के।
पहला सुपर ऑर्डर कौन सा है अपना? ओडेंटोग्नेथी। सुपर ऑर्डर ओडेंटोग्नेथी, पहला सुपर ऑर्डर कौन सा है? ओडेंटोग्नेथी। तो ओडेंटोग्नेथी जो सुपर ऑर्डर है वो किसका है? नियोर्निथीज का है। यानी नियोर्निथीज को 4 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है, जिसका मैं चारों के पहले नाम लिख देता हूँ। ओडेंटोग्नेथी, दूसरा है रेटेटी, इम्पेनी और कैरिनेटी। ये 4 सुपर ऑर्डर हैं किसके? नियोर्निथीज के। यानी आधुनिक जो पक्षी हैं उनको 4 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है। 4 सुपर ऑर्डर जो हैं ओडेंटोग्नेथी, रेटिटी और इम्पेनी और कैरिनेटी, चारों को अपने पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टर्स देखेंगे और जो इनको आगे फिर लगभग 29 ऑर्डर के अंदर रखा गया। इनके अंदर चारों के अंदर 29 ऑर्डर हैं। उन ऑर्डर के जो क्या कैरेक्टर हैं उनके बारे में मैंने एक दो लाइन आपको बता दी थी और उनके एग्जाम्पल भी मैंने बता दी थे। तो आज अपने जो देखेंगे वो चारों सुपर ऑर्डर के कैरेक्टर देखेंगे कि चारों के क्या क्या कैरेक्टर। तो पहला सुपर ऑर्डर कौन सा अपना? ओडेंटोग्नेथी। ओडेंटोग्नेथी की यदि हम बात करें तो ये जो है लुप्त हो चुके हैं। पहली बात तो यही है, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं? लुप्त हो चुके हैं। कौन से? ओडेंटोग्नेथी के जो जीव हैं। और इसमें जो है ये क्रिस्टेशियन काल में क्या है? लुप्त हो चुके हैं। तो पहली बात तो ये क्रिस्टेशियन काल में विलुप्त हो चुके हैं। पहली बात तो इनकी यही है कि विलुप्त हो चुके हैं। कौन से काल में? क्रिस्टेशियन काल के अंदर। और इनके अंदर जो है दांत, जबड़े में जो दांत है वो सॉकेट्स में क्या रहते थे? उपस्थित होते थे। यानी दांत पाए जाते थे जो कि मछली वगैरह पकड़ने में काम में आते थे। दांत जबड़ों में उपस्थित सॉकेट में, जबड़ों के सॉकेट में उपस्थित होते थे। यानी यूँ कह सकते हैं गर्तदंती थे, उपस्थित होते थे, जो कि मछलियों को पकड़ने के काम आते थे। जो कि मछलियों को पकड़ने में काम आते थे। यानी कि ये सारे के सारे गर्तदंती थे। सॉकेट का मतलब क्या हो गया? ये सारे के सारे गर्तदंती थे। इनका जो मस्तिष्क था वो पक्षियों के समान ही था। इनका जो मस्तिष्क था वो किसके समान था? पक्षियों के समान ही था।